हाइपरबोला। शाबाश। 11वीं में निर्देशांक ज्यामिति में हाइपरबोला पूरी तरह आप पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके समीकरण क्या होते हैं ये भी जानेंगे, और वहाँ पर उसके ग्राफ भी बने हुए हैं। तो थोड़ी सी उसकी जानकारी यहाँ फलन में इसलिए आवश्यक है कि जब वो अचानक हमारे सामने आएगा तो हमें कहीं ऐसा न लगे कि ये कौन है, उसकी पहले से थोड़ी जानकारी ले ली जाए, उसका परिचय हम थोड़ा सा कर लें। इसीलिए सभी प्रकार के फलनों का थोड़ा थोड़ा ग्राफ, जानकारी का परिचय करवा दिया जाए, ताकि जब वो हमारे सामने आए तो हमें ऐसा ना लगे कि ये कोई अजनबी है। शाबाश। चलो, तो बात आ गई अति परवलय यानी हाइपरबोला, है ना। शाबाश। अति परवलय, हाइपरबोला। तो फिजिक्स में क्या होता है, जब आप फिजिक्स में जाते हैं तो क्योंकि मैथ में जो भी आप पढ़ते हैं, गणित में जो भी आप पढ़ते हैं, अगर उसका छोटा छोटा सा अनुप्रयोग देखें, छोटी छोटी सी एप्लीकेशन देखें उसकी, तो फिजिक्स में पहुंच जाती है वो, और फिजिक्स उससे मजबूत हो जाती है हमारी। अगर हम ये कह रहे हैं भाई बच्चे का फिजिक्स जो है कमज़ोर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का मैथ भी कमज़ोर ही चल रहा होगा। ये तो सीधे सीधे अनुमान लगाने वाली बात है। ठीक, तो थोड़ा सा मैथ जो है शुरू में फिजिक्स में काम आता है। तो दो तरह का अति परवलय हम पढ़ते हैं, एक, और ये दोनों तरह का अति परवलय या दीर्घवृत्त या वृत्त, ये वो मूल फंक्शन हैं, वो मौलिक फलन हैं जिनका प्रयोग जगह जगह होता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यही आते हैं। 7-8 टाइप के हैं। ठीक, तो इसमें से चीज़ कुछ मैंने करवा दिए हैं। अभी नंबर है आज अति परवलय हाइपरबोला का। ठीक, शाबाश। तो शुरू करते हैं। तो दो तरह का है, देखो, एक जो तुम पढ़ोगे कॉमन सा, वो लिख देता हूँ, x² माइनस y² इक्वल टू 1। पिछली क्लास में इसका समीकरण भी मैंने लिख के दिया था। एक ये वाला है और दूसरे वाला y इक्वल टू 1/x है, ये वाला है। ये भी एक परबोला है, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयताकार अति परवलय। इसका नाम स्पेशली है आयताकार अति परवलय। यह भी अति परवलय की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, अब इनके बारे में जानना हमें क्या है भाई, इनका ग्राफ बना के देखना है, और ग्राफ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो हमें इसमें देखना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो इसी को ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इसी का बना के देख लेते हैं। चलो, शाबाश। तो ये आ गया x² 3 का स्क्वायर, y² 4 का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दूँ मान लीजिए मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। a को क्या लिख दिया मैंने 3, b को क्या लिख दिया 4, कुछ भी 1 2 3 4 जो भी मैं लिखना चाहूँ। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है, अगर मैं इसमें x बराबर 0 डाल दूँ तो y बराबर 4 होगा, ऐसे। और अगर मैं इसमें y बराबर 0 डाल दूँ तो x बराबर 3 होगा। ठीक, और ये 4 और 3 कैसे होंगे, ये दोनों ही प्लस माइनस के भी होंगे। ठीक, तो कुल मिला के ये जो जानकारी है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बन जाएगा एक थोड़ा सा आइडिया, अनुमान हमें हो जाएगा। मान लीजिए ये मैं ले लूँ x और ये बना लें अपन y। तो ये डाल लेते हैं शुरू में, y 0 डाल लेके देख लें यहाँ पे x कितना है, x जो है ये x कितना है 3, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट 3 है, 3,0। और उसके बाद y 0 ले लिया, x 0 ले लें, y 4, तो यूँ पीछे की तरफ इस तरीके से, या आगे की तरफ एक्स वाई बढ़ता रहे। तो कुल मिला के कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये मैं फाइनली बता देता हूँ, वैल्यू डालेंगे, इस तरह खुलता हुआ ग्राफ होता है ये दरअसल यूँ, और इधर भी खुलता है, ये दोनों तरफ खुल जाता है परवलय की तरह। ठीक, यानी एक्स का मान डालते जाएंगे, वाई का मान आता जाएगा। लेकिन फलन में एक समस्या होती है हमारे सामने कि फलन में हम केवल ऊपर का ही मान लेते हैं, यानी एक ही मान लेते हैं फलन में, ए बस यही रखेंगे हम ऐसे। ठीक, यानी पैराबोला परवलय जैसे खुलता था, खुलने का लगभग इसका भी वैसा ही तरीका है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, उत्केंद्रता ये होता है, वो होता है, वो सब निर्देशांक ज्यामिति में है। पर कुल मिला के ये है ऐसा ही, वैल्यू डालते जाओ, एक्स की वैल्यू 4 डाल दो, वाई का मान आ जाएगा
एक्स की वैल्यू मान लो 4 डाल दी मैंने, यहाँ 4, तो एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 4 डाल दूंगा तो एक्स और वाई का मान देखो 4 डालूंगा अगर मैं यहाँ, मान लो 4 डाल दिया मैंने यहाँ 4,0, तो यहाँ वाई भी 4 हो जाएगा। देखो लगभग 4 डाल दूंगा तो 4, हाँ 4 के आसपास, क्योंकि 1 भी तो है ना इधर, तो इसके हिसाब से जो है वैल्यू आ जाएगी। ये खुलने वाला अति परवलय है। मान डालकर देखना तो मुश्किल है, हम ये 2 मान ही डाल सकते हैं इसमें आसानी से बस। इसमें भी ये डालना बड़ा आसान है हमारे लिए। जहाँ से ये शुरू होता है, जहाँ पर ये पॉइंट इसका, ठीक, इसे बोलते हैं शीर्ष। बस ये एक याद कर लो भाई, शीर्ष होता है इसमें कोई, और जहाँ पर ये कोई पॉइंट होता है यहाँ पे जिसके दोनों तरफ इस अक्ष पे ये बराबर बराबर चलता है, इस पॉइंट को बोला करते हैं नाभि। और कुछ खास नहीं पढ़ना, क्योंकि जब निर्देशांक ज्यामिति आएगी तब खुलेगा ये, ठीक। तो क्लियर हो गया ये। अब इस वाले को ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं ले रहे, इस वाले को ले लेते हैं, ठीक। इस वाले को लेंगे तो इसका कैसे करेंगे, ये x और ये y। तो इसमें देख रहे हैं कि भाई x बढ़ेगा y घटेगा। अगर ये x बढ़ता जाएगा तो y घटता जाएगा, तो यानी x अगर बढ़ा देंगे तो y घटेगा। और दोनों के मान रखूँ 1 1, तो 1 1 पे दोनों बराबर हैं। हम देख रहे हैं कि x 1 पे y 1 पे दोनों 1 1 बराबर हैं। यानी यहाँ पे अगर देखें इस चीज़ को मिला के, यहाँ x ले लें या y ले लें, ऐसे है ना, तो x1 y1, x2 y1/2 है ना। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, देखो बड़े बोर्ड पे छोटा दिखता नहीं है। x2 तो y1/2 ऐसे हो गया ना। तो कुल मिला के ये भी कुछ ऐसा होगा। ये मिलेगा कहीं नहीं, x अनंत होगा तब y 0 होगा, इधर x 0 होगा y अनंत हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक। तो इस तरह का जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये होता है तुम्हारा, ध्यान रखना है, ये फिजिक्स में बड़े काम आता है तुम्हारा, फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कैसा है, आयताकार अतिपरवलय है, और ये सामान्य अतिपरवलय है, ठीक। ओके डन, शाबाश। अब मान लीजिए कुछ बदलना चाहते हैं इसमें, तो कोई कुछ अभी चेंज हम करेंगे नहीं, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले। इसमें हम कुछ करेंगे तो हम उलझेंगे, क्योंकि इसमें हम x 1 पे ले जाएं 2 पे ले जाएं तो ये पॉइंट खिसकेगा। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना वर्टिक्स, आप जानते हैं ये खिसक जाता है। x मैं मान लो यहाँ लिख दूँ x - 1 y + 1, यहाँ कुछ कर दूँ तो ये पॉइंट ऊपर नीचे खिसक जाएगा, ठीक। दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरे वाले में एक उदाहरण दिया इन्होंने, उदाहरण कहा कि भाई एक उदाहरण कर लो, क्योंकि वो बड़ा काम आता है हमारे। कह रहा y बराबर x + 1 x - 2 का ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाओ। इस पे नहीं जा रहे अभी, इसे रोक दिया बस हमने यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं अपन, इसमें ग्राफ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि वही चीज़ ढूंढते हैं कि भाई x अक्ष पे कितना, y अक्ष पे कितना खिसकाया जाए, जो कि अब तक हम जिस फिलॉसफी पे काम कर रहे थे अब तक, उसी को ढूंढते हैं। तो क्या करते हैं कि जो ग्राफ है, दरअसल हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि x + 1 - 2 + 2, ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं, अंश और हर बराबर हो जाएं। तो देखो यहाँ पे इस 2 को इसके साथ ले लेता हूँ, x - 2, शाबाश, और ये 1, ये 3 हो गया, 3, और दोनों के नीचे लिख लेता हूँ। तो ये तरकीब कैसी रही बताओ। ऊपर का जो x था, इसमें क्या किया मैंने, 2 घटा लिया 2 जोड़ लिया, तो ऊपर नीचे के हर बराबर बना दिए। देखो यहाँ पे ये तरकीब कैसी रही बताओ। ये तो कट गया, 1 आ गया, तो आ गया 1 + 3/x - 2, ये हो गया y ऐसे। अब जो 1 है इधर ले आओ, ये हो गया y - 1, और ये हो गया 3/x - 2, पक्का ये बन गया। अब ये ग्राफ किस तरीके, कौन से वाला बनाना है तुम्हें y = 1/x वाले के साथ फिट करना है इसको, सिंपल। तो y में कितना, -1, y का गुणनखंड क्या बन रहा है, y - 1 बन रहा है। तो y में -1 है, तो y को खिसका देंगे 1 नंबर आगे, मतलब 1 नंबर y की तरफ ऊपर को, और x को 2 नंबर आगे खिसका देंगे। यानी ये जो ग्राफ है इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है अभी, ये समस्या खड़ी करेगा, इसको अभी लेंगे ही नहीं हम ज़्यादा, जब निर्देशांक ज्यामिति आएगी तब देखेंगे, शाबाश। अब इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये ग्राफ कैसा है, तो पहले इसको बना लो डॉट 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 करके। ये देखो
ये वाला। तो ये डॉट 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 ये बन गया। देखो ये किसका बना, ये बन गया सिंपली, ये जो डॉट वाला ग्राफ है बेटा ये किसका है, ये है y बराबर 1/x का। शाबाश। अब यहाँ ये जो ग्राफ है इसका हो गया। अब इसका कैसे बनेगा, y को एक नंबर आगे खिसकाना है, यानी y के धनात्मक पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे y अक्स यहाँ खिसक जाएगा ऐसे, पक्का ये पॉइंट आ गया। और x को 2 नंबर आगे खिसकाना है, तो x यहाँ खिसक जाएगा 2 नंबर आगे, ये खिसक गया। तो कुल मिला के ये बन जाएगा मूल बिंदु। जो मूल बिंदु ये था इस वाले के लिए, ये मूल बिंदु किसके लिए बन गया, ये मूल बिंदु बन गया इस वाले के लिए। ग्राफ सेम है, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मूल बिंदु है ये देखो 2 लाइनें बन गई है ना ऐसे। अब इन्हीं के बीच में बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बना देना है, बिल्कुल सेम। ये लो, ये खिसका दिया, ये खिसक गया, लो देखो शाबाश। समझ रहे हैं कैसे मूल बिंदु को खिसका दिया, पॉइंट को खिसका दिया। ये खिसकाने का तरीका तुम पहले से जान चुके हो। y में 1 खिसकाया है, तो y में देखो यहाँ से ये पहले ये 0 0 ये था, y में 1 खिसकाया ऊपर को, x में 2 खिसकाया आगे को, तो मूल बिंदु यहाँ चला गया बेटा। और यहीं बन गए नए अक्स, नए एक्सिस। अब जो नए एक्सिस हैं यहाँ वाले, इनको लिख देते हैं x डैश और इसे लिख देते हैं y डैश, ठीक। और ये चीज़ आ रही है, ये आ रही है y डैश 3/x डैश, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ठीक से, ये देखो y डैश 3/x डैश। तो y डैश क्या है, y डैश पुराने y एक्सिस को 1 नंबर पॉजिटिव की तरफ खिसका कर प्राप्त हुआ, ये खिसका दिया। x डैश पुराने वाले को 2 नंबर आगे खिसका कर प्राप्त हुआ, ये हो गया। तो नया मूल बिंदु ये हो गया। तो नए एक्सिस यहीं पे हो गए, y के समांतर y डैश, x के समांतर x डैश। ये जो अक्षों को खिसकाने वाली तरकीब है ये मैंने शुरू में ही बता दी थी जब मैं सरल रेखा का ग्राफ बना रहा था। फिर मैंने इस पे बहुत सारी चीज़ें बनाई, याद करो, दीर्घवृत्त इसी पे बनाए, खिसका के दिखाए थे, वृत्त खिसका के दिखाए थे। तो रियलिटी की ये कोई नई चीज़ नहीं है, किसी भी ग्राफ को इस पर खिसका के बना सकते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम बस यहाँ होती है कि तुम ग्राफ को उस फॉर्म में कैसे लेके आओ जिसका ग्राफ तुम्हें मालूम है। अब जैसे मान लीजिए तुम्हें इसका ग्राफ मालूम नहीं है, मान लीजिए, तो इसमें वैल्यू नहीं रखनी तुम्हें पहले इसे फॉर्म में लाना है। कैसे, जैसे +2 किया, -2 किया और ऐसी स्थिति में लेके आ गए। y का गुणनखंड अलग आ गया, x का गुणनखंड नीचे अलग आ गया, इस तरीके से वो एक रूप बन गया। तो उस रूप का ग्राफ ऐसा ही होता है। फिर कितना कितना है, y में 1 कितना और x में 2 कितना खिसकाना है वो खिसकाया, और उसके बाद वो एक ग्राफ बना दिया, ठीक। तो ग्राफ की आकृति पर जो कंसेप्ट डेवलप किए गए वो प्रॉपर हैं। और ये चूंकि थोड़े थोड़े समझ में आए भी, अगर मान के चलो कि भाई 20-20, 30-30% समझ में आ गए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि पहले राउंड में 11वीं में जब हम आते हैं तो ग्राफ मुसीबत खड़ी करता है और वो हम हिम्मत हार जाते हैं। हम सोच लेते हैं यार ग्राफ तो हमारी समझ में आने वाला है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी कर लें, 50-50 भी समझ लें अगर उसको, तो वो फिर धीरे धीरे पूरी तरह ही समझ में आता है। जब हम प्रतियोगी परीक्षा तक पहुंचते हैं, 12वीं के बोर्ड एग्जाम तक पहुंचते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग कक्षा 12 में आते हैं जिसमें ग्राफ का ही काम है, और वो समाकलन के अनुप्रयोग में ग्राफ फंसता है, वो सवाल गलत हो जाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए सीधे सीधे देखें कि भाई कितने नंबर आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ हर पेपर में, फिजिक्स वाले पेपर में भी वेटेज रखता है। फिजिक्स के पेपर में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो 2-3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो ग्राफ पे जरूर होते हैं। मैथ्स के पेपर में आना ही आना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जगह जगह ग्राफ है। तो ग्राफ को कम से कम इतना ज़रूर कर लें, ये अब तक जो मैंने पढ़ाया है पिछली आपकी 2 क्लासेस में, इतना ज़रूर कर लें कि पहचान हो जाए कि सर इस वाले को तो ये ऐसा होता है। कम से कम ये पता लग जाए भाई ये वाला तो ऐसा होता है, या इसकी शेप ऐसी होती है, या इसकी आकृति ऐसी होती है। तो 11वीं में यहाँ इस स्टेज पे अगर हम इतना भी समझ जाएं तो भी हमारा फ़ायदा होने वाला है 100%। क्योंकि जब तक इसका नंबर आएगा, जब तक इसका इस्तेमाल होगा, वो टाइम 11वीं के बाद 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले इस्तेमाल नहीं होता, 2 साल का है। 2 साल में हमारे दिमाग के अंदर धीरे 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 ये ग्राफ पूरी तरह बन जाते हैं, क्योंकि कई बार हम इन्हें पढ़ते हैं। चलिए अब नई चीज़ शुरू ले रहे हैं, नए टॉपिक पे आ जा रहे हैं। अब लेते हैं फलनों के प्रकार, क्रमशः फलनों के प्रकार लेंगे एक एक करके, ठीक है, शाबाश। तो हमने बात की थी एक दिष्ट फलन, अब हम बात कर रहे हैं एक दिष्ट फलन, यानी पहला फलन आएगा हमारा कुछ विशेष फलन में, मोनोटॉनिक फंक्शन। सबसे पहला मोनोटॉनिक फंक्शन यानी एक दिष्ट फलन।
एक दिष्ट फलन अंग्रेजी में क्या नाम है, मोनोटॉनिक फंक्शन किसी दिए गए अंतराल में या तो फलन बढ़ रहा हो या घट रहा हो। तो क्या कर देंगे परिभाषा, किसी दिए गए अंतराल में कोई फलन या तो घट रहा हो या बढ़ रहा हो। यदि, यहाँ लगा देते हैं, यदि बढ़ रहा है तो फलन एक दिष्ट कहलाता है। क्लियर, यानी दिए गए अंतराल में। अब दिया गया अंतराल किसका, किसका अंतराल होना चाहिए, कह रहा जी अंतराल f(x) में x का अंतराल, f(x) में x का अंतराल, बस और कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर फलन मोनोटॉनिक होते हैं, या तो वो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ y बराबर 2x, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ f(x) बराबर 2x। तो x अगर बढ़ता है, x के बढ़ने के साथ साथ ये फलन बढ़ता है, अगर x घटता है तो ये फलन घटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई f(1x) जो है 2x1, f(2x) fx1 है ना, यहाँ लगाएंगे ना ऐसे, शाबाश, 2x2। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर x बढ़ता है, हम ये कह देंगे यदि x2 बड़ा है x1 से तो fx2 बड़ा है fx1 से, या हो सकता है घट रहा हो, fx1 बड़ा है fx2 से। कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो हमेशा ही होता रहता है सर, x के बढ़ने के साथ साथ फलन का मान या तो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। ठीक, अब यहाँ बात आती है कि भाई सभी फंक्शन ज़्यादातर मोनोटॉनिक ही होते हैं। कोई भी फलन ले लेंगे तो या तो वो बढ़ ही रहा होगा उस अंतराल में या घट ही रहा होगा, अगर कोई विशेष अंतराल ले लिया जाए। तो यहाँ पर अब हम कुछ ऐसे फलनों की बात करेंगे जिनमें ये बात लागू नहीं होगी। ठीक, जैसे f(x) बराबर x का अगर मोड़ लगा दूँ तो x बराबर 0 पर फलन एक दिष्ट नहीं है, यानी 0 से पहले और 0 के बाद फलन एक दिष्ट नहीं है। ये हम देख रहे हैं क्यों। अब मान लीजिए फलन की बात करें तो फलन ऐसा होता है, हम जानते हैं इस तरह का फलन होता है, ये y और ये x। तो अगर मैं कोई अंतराल ले लूँ, यहाँ मैंने ले लिया -1 और यहाँ ले लिया मैंने 1। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ले लूँ x1 -1 x2 1 ले लूँ अगर मैं, ठीक, तो फंक्शन देखो क्या हो रहा है, पहले फंक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर फंक्शन बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब मोनोटॉनिक नहीं है। ठीक, तो सिंपल सी बात आ गई। इसको देखें, ये मोनोटॉनिक, क्योंकि ये एक सीधा सीधा फंक्शन है। अब दूसरी बात करें, एक उदाहरण और ले लें, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं। देखो इस बार बोर्ड का एरिया बढ़ा दिया। हमने कहा कि साहब हमारे पास एक ऐसा फलन है, यूँ यूँ, शाबाश, y और ये x मान लिया। तो इसमें अगर कोई अंतराल ले लें, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे ले लें x1, शाबाश, और ये आगे कोई और मान ले लें x2, यहाँ से यहाँ तक देखें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो फलन का मान, यानी फलन बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो मोनोटॉनिक नहीं है, यानी एकदिष्ट नहीं है। तो किसी विशेष अंतराल के अंदर
किसी दिए गए अंतराल के अंदर फलन या तो लगातार घटे या बढ़े तो वो मोनोटॉनिक है। अच्छा, अब यहाँ बात करूँ कि साहब यहाँ पर मैंने ये अंतराल ले लिया -1 से 1 x के मान लिए, मैंने देखा यार ये तो घट गया बढ़ गया। अगर मैं यहाँ आगे चलूँ, यहाँ ले लूँ, यहाँ 2 इस जगह पे रखूँ तो x1 को मान लूँ 1 और x2 को मान लूँ 2। ठीक, तो देखो यहाँ पे तो ये बढ़ ही रहा है, पक्का बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कैसा है, कह रहा जी यहाँ पर ये मोनोटॉनिक है, यहाँ पर ये मोनोटॉनिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ये एकदिष्ट है। तो यानी एक ही फलन मोनोटॉनिक होगा कहीं कहीं, कहीं पे नहीं भी होगा। मोनोटॉनिक होने का मतलब कि किसी अंतराल में घटे बढ़े नहीं, या तो घटता रहे या बढ़ता रहे, बस यही है मोनोटॉनिक। ठीक, इसके बाद आगे आता है सम फलन। सम फलन, इवन फंक्शन। तो आ गया हमारे पास सम फलन यानी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यानी सम फलन। तो इवन फंक्शन या सम फलन, इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसमें आप x डालो, x की जगह -x डालो तो ये एक जैसा ही रहता है। यानी यदि f(x) बराबर f माइनस x हो तो फलन सम होता है। ठीक, यानी ऐसा एक फलन अगर x की जगह -x डाल दूँ तो एक जैसा ही रहे। अब देखो कैसा फलन होता है, जैसे ठीक f(x) बराबर x²। ये देखो अगर इस x की जगह पे -x डाल दूँ, -x लिख दिया देखो x की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। ये तो x² ही होता है, तो हो गया समफलन। ठीक है, ये आ गया। और एक उदाहरण और ले सकते हैं, f(x) mod x। ये लो, अगर इसमें f की जगह पे -x डाल दूँ, ठीक, तो इसकी वैल्यू भी वही रहेगी, -mod x, है ना। ये भी x रहेगा, ये भी x रहेगा, और फिर से भी मोड रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान पॉजिटिव ही लेना है तुम्हें, वही मान रहेगा। x लगा लो या -x लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो सम फलन का मतलब हो गया कि जिनमें स्क्वायर हो लगा हुआ, या मापांक फलन हो, या घात सम हो। जैसे मान लो ये कहते हैं, एक उदाहरण और लेके देख लो, f(x) x की पावर 4 सपोज, तो कैसा फलन है, सम फलन है। और लेके देख लो, जैसे f(x) 5x की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 3। अगर मैं इसमें f की जगह x की जगह -x लगा दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये लो, ये सेम रहेगा, फिर वही आ जाएगा, x -x की पावर 4 क्या होगी, x की पावर 4 ही हो जाएगी। ये लो, सेम आ जाएगा बिल्कुल। यानी वह फलन जो इस शर्त को पूरा करता हो उसे कहते हैं सम फलन। अब सम फलन के ग्राफ की क्या विशेषता है, सवाल यह है कि भाई सम फलन का कुछ ग्राफ अगर बनाएं किसी का तो कैसा है। कहता है ये सम फलन का ग्राफ y अक्ष पर ऊपर की ऊपर बनेगा या नीचे का नीचे बनेगा, अक्ष को चेंज नहीं करेगा। ऐसा होगा नहीं माइनस के y से प्लस का y चला जाए। ठीक, उस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे कैसे काम करता है। देखो सम फलन का ग्राफ कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। ग्राफ पे क्या विशेषता है,
मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हम जान रहे हैं कि ये एक समफलन है। ये तो बात पक्की हो गई, ये तो हमने अभी अभी कंफर्म कर दिया कि भाई ये एक समफलन है ये। अब ग्राफ बना के देखते हैं, मान लीजिए इसका, ये x और ये y। अब x में हम +2 डालें, +1 डालें, माइनस डालें, मान एक ही आना है। तो कुल मिला के ये ग्राफ हम बना चुके हैं, परवलय का ग्राफ है, ये ऐसा होता है यूँ। तो समफलन का ग्राफ कैसा होता है? जितना इस तरफ होता है उतना इस तरफ होता है, दोनों तरफ बराबर बराबर चलता है, यानी नीचे माइनस में नहीं आएगा। अगर माइनस में होगा तो माइनस में रहेगा, प्लस में नहीं आएगा। यानी समफलन का ग्राफ या तो पॉजिटिव y में रहेगा, y के दोनों तरफ बराबर बराबर चलता है। यानी समफलन के लिए y अक्ष जो है एक दर्पण की तरह कार्य करता है। यानी ये मान के चलिए कि ये y अक्ष जो है दर्पण है, ये देखो ये दर्पण है, ठीक। और ये क्या है? इधर वाला ग्राफ कह रहा जी ये वस्तु है, ये वस्तु है। तो फिर ये क्या है? कह रहा जी ये वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वस्तु का प्रतिबिंब है। जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता, तो ये वस्तु, ये प्रतिबिंब, ये समफलन हो गया। नीचे भी ऐसा ही हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो y अक्ष समतल दर्पण की तरह है, y अक्ष के दोनों तरफ बराबर बराबर चलेगा। समफलन हो सकता है नीचे हो सकता है ऊपर हो। यानी अगर ऐसा ग्राफ बना दूँ यूँ यूँ, y और ये x, ये क्या है? कहना ये समफलन नहीं है। समफलन में ऐसा नहीं होना है, ऐसा होना है। और बोला ये ऐसा भी हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा भी हो सकता है यूँ एक्स वाई, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि y माइनस से प्लस में चला जाए, y नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाए। y अक्ष में पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा और y अक्ष के दोनों तरफ होगा, ठीक। तो अब y नेगेटिव से शुरू भी होगा तो भी दोनों तरफ होगा, पलटेगा नहीं। कैसा? कह रहा जी ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कर लें कि भाई ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से शुरू करें मान लीजिए, ठीक, यूँ चला जाए ऐसे, यूँ, ये हो गया। ठीक से बना के देता हूँ, ऐसा, ये हो गया x और ये हो गया y। कह रहा जी ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ बन रहा है, यहाँ से बना दूँ, मान लो मैं दोनों तरफ इसी रेखा के दोनों तरफ बना दूँ, तो कह रहा ये देखिए ये रहा। क्योंकि y अक्ष जो है यहाँ बना दूँ, मान लो मैं यहाँ समतल दर्पण बना दूँ ऐसे, इस तरह का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समफलन क्या हो गया? यानी हर वो फलन, ग्राफ चाहे कैसा भी बने, ग्राफ कुछ भी हो, वो फलन जो f माइनस एक्स के बराबर होता है, दोनों जगह x की जगह माइनस एक्स डाल दूँ, वो समफलन होता है, ठीक। अब ये दरअसल ये मान लीजिए पैराबोला नहीं है, कुछ और है, कोई और चीज़ हो सकती है, परवलय नहीं है, कुछ और हो सकता है। तो कुल मिला के y अक्ष या किसी अक्ष के दोनों तरफ बराबर चले, ठीक, वही है समफलन, ठीक। y अक्ष के दोनों तरफ बराबर चले, वो समफलन है। जिसमें वो अक्ष जो बनता है, जो y अक्ष है या y अक्ष के समांतर अक्ष है। ये भी हो सकता है, देखो बात को समझना। मान लीजिए y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो y अक्ष के समांतर कोई अक्ष बना दूं, मैं बना रहा हूँ y अक्ष के समांतर अक्ष, ये बना दिया मैंने। कह रहा जी इस पे दोनों तरफ बराबर चले, y अक्ष के समांतर ये अक्ष बना दिया मैंने मान लो, और इस पे दोनों तरफ बराबर चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समफलन है, ठीक। तो यहाँ पर फोकस करेंगे, ग्राफ चाहे कैसा भी हो, एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स है, तो ये कैसा फलन है? ये समफलन है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने कहा y साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया मान लो मैंने, तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई y है क्या वास्तव में, ये है साइन एक्स और साइन एक्स, या फिर ऐसे लिख दें साइन एक्स का स्क्वायर, ये है y या एफ एक्स। अब इसमें f माइनस एक्स लगा दूंगा तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ने वाला है, साइन माइनस एक्स हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा,
साइन का -12 आ गया, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ले दे कि ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहा, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, तो ये भी समफलन है। और ग्राफ की जो विशेषता होगी वही होगी, वाई अक्ष के दोनों तरफ बराबर बराबर चलेगा। अब देखिए कैसे चलता है, बढ़ा लेते हैं, वैल्यू डाल के देख लेते हैं। मान डाल के देखो, थोड़ा अनुमान होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। अब साइन 0 लगा दूँ, मान लो मैं 0, एक्स का मान 0, तो साइन में 0 हो गया। अगर मैं साइन का मान इसमें 30, एक्स का मान 30 डिग्री लगा दूँ, 30 अंश लगा दूँ, π/6, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यानी π/6 पे इसका मान लीजिए 1/4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और π/3 लगा दूँ, 60 लगा दूँ, रूट 3/2, तो 3/4 हो जाएगा। π/3 लगा दिया तो 3/4 हो जाएगा। ये हो गया, लो यहाँ पहुँच गया। अब 90 डिग्री यानी 90 लगा दूँ अगर मैं इसमें, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये पूरा 90 लगा दिया मैंने, π/2, तो ये पूरा मान इसका 1 हो गया। ऐसे यानी कुल मिला के ऐसे चल रहा है, इस पॉइंट से वहाँ पहुँच रहा है, तो यूँ ढूँ चलता रहेगा। अब बात आती है कहीं माइनस होगा, देखिए माइनस तो कहीं भी नहीं होगा, ये वाई अक्ष के ही किसी ना किसी बिंदु के इधर उधर बराबर होता रहेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं हम कुछ भी रख दें एक्स की जगह, स्क्वायर लगा है तो ये ग्राफ नीचे कभी नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा। और इस वाई अक्ष के इस तरफ जैसा होगा वैसा ही इस वाई अक्ष के इस तरफ भी होगा। मान लीजिए इस वाई अक्ष के इस तरफ ये ऐसा है, सपोज करिए ऐसा है, तो बिल्कुल इसका प्रतिबिंब यहाँ बना दूँ अगर मैं दर्पण बना के, तो इधर भी ऐसा ही होगा। समझ गए बात? अब तो क्लियर हो गया मामला। ओके, डन। बाकी वैल्यू डाल के 1 2 3 4 वैल्यू इसमें डाल के मान बना के रफ कॉपी पे देख सकते हैं। ठीक, बाकी जब त्रिकोणमितीय फलन आएंगे या और सारी चीज़ें बढ़ेंगी धीरे धीरे, तो इसे पकड़ लेंगे, इसे फिर ये हमारे काम आ जाएगा। थोड़ी सी इसकी मेमोरी बना दी जाए, थोड़ी सी दिमाग में ये डाल दिया जाए एक बार हल्का सा कि भाई ऐसी कोई चीज़ थी, इस तरीके से हो रहा था समफलन में, तो बस हो गया काम। जब खुलेगा आगे कोई सवाल आएगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे उस चीज़ को। हम नए सवाल को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका बैकअप नहीं है हमारे पास। हम नए सवाल को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सवाल का हमारे पास बैकअप नहीं है, उस तरह का कुछ हमने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल नया आ गया वो। तो ऐसा कोई सवाल ना हो जो नया हो, सारे मेथड सारी चीज़ें प्रॉपर्ली पढ़ते चलो। अगर कुछ नया आ गया तो प्रॉब्लम, कंसेप्ट सारे इकट्ठे करो। शाबाश। अब आएगा विषम फलन। अब इसमें ले लेते हैं विषम फलन। तो विषम फलन में कुछ खास नहीं करना, यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तन करना है बस। विषम फलन, विषम फलन, ओड फंक्शन। शाबाश। तो कह रहा यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो एफ एक्स एक विषम फलन कहलाता है या विषम फलन होता है। ये मुख्य बात जमा हो गई दिमाग में हमारे। ठीक हो तो शाबाश। यानी अगर एफ एक्स है, कोई फलन हमारे पास एफ एक्स है और मैं उसमें एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल दूँ तो वो माइनस पूरी तरह बाहर आ जाना चाहिए। ये क्या है? ये है ओड फंक्शन। अब उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर एफ माइनस एक्स लगा दूँ तो एक्स की जगह माइनस एक्स लग गया, क्यूब आ गया, तो बेटा माइनस एक्स क्यूब हो गया। माइनस एक्स क्यूब क्या है? एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स हो गया। ये देख, यानी एक्स में माइनस डाला तो माइनस 12 आ गया। कोई भी हो, कुछ भी हो ऐसा। ठीक, और उदाहरण ले लेता हूँ।
एफ एक्स, कहता हूँ साइन एक्स लिखता हूँ जी, ठीक, एफ माइनस एक्स, शाबाश, साइन माइनस एक्स, तो बेटा पूरा माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन एक्स, तो बेटे माइनस एफ एक्स हो गया, शाबाश, बाहर आ गया, ओके, ऐसे। अच्छा, क्या कॉस एक्स में भी होता है? कॉस एक्स में नहीं होता। जैसे मतलब मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे, तो एफ माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, ये कॉस एक्स ही होता है, ठीक, तो यानी ये हो गया एफ एक्स तो एफ माइनस एक्स भी एफ एक्स है, तो ये क्या है? कॉस एक्स। कॉस एक्स कैसा फलन है बता? ये है सम फलन, शाबाश। तो कॉस एक्स का फलन कैसा होता है? सम फलन। साइन एक्स का फलन कैसा होता है बच्चे? ये होता है विषम फलन, पक्का? बाकी पहचान करनी है इससे, यह है इसका तरीका। कैसे देखते हैं? एक्स की जगह पे माइनस एक्स डाल के पता कर लेते हैं। अगर माइनस पूरी तरह बाहर आ जाता है तो ठीक। चलिए पहचान कराता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके पहचान करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो उदाहरण, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 सम फलन है या विषम? शाबाश। सवाल पूछा है एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 ये सम फलन है या विषम फलन है, तुम्हें बताना है, ठीक। तो क्या करें? सम फलन की जांच करेंगे तो कैसे करेंगे? तो हम करते हैं सम फलन के लिए, सम फलन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम फलन होने के लिए बच्चे एफ माइनस एक्स भी एफ एक्स हो जाना चाहिए, ठीक। तो क्या करें? एफ एक्स में एफ माइनस एक्स लगा देते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स का क्यूब प्लस माइनस एक्स प्लस 3, तो ये हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3, ठीक। तो हमने लिख दिया ये नहीं है एफ एक्स, ये चीज़ एफ एक्स नहीं है। तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब हो गया फलन सम नहीं है। शाबाश। विषम फलन की जांच करो फटाफट बच्चों, विषम फलन है कि नहीं बताओ देख के मुझे। विषम फलन के लिए क्या करते हैं? एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। ये रहा माइनस एफ एक्स, कितना है माइनस एफ एक्स? ये चीज़ ये कितनी आ रही है? ये आ रही है ये वाली चीज़ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3, जो कि माइनस एफ एक्स नहीं है, ये वाली चीज़ आ रही है। अगर ये माइनस एफ एक्स होता तो पूरे में से माइनस बाहर आ जाना चाहिए था, पूरे में से माइनस बाहर आ जाना चाहिए था, माइनस एफ एक्स हो जाना चाहिए था। लेकिन देखो प्लस 3 फंस गया। या 3 कैसा है? प्लस का। अगर ये 3 यहाँ माइनस का होता तो ठीक था, फिर पूरा माइनस बाहर आ जाता। यानी अगर x की घात विषम होती और कोई भी, यानी जिन फलनों में कोई भी अचर होता है, ध्यान रहे, जिन फलनों में कोई भी अचर होता है वह सम या विषम नहीं होते। तो क्या लिख देंगे? जिन फलनों में कोई अचर अंक होता है वह सम या विषम नहीं होते। समझ रहे बात को? जिन फलनों में, अब देखो यहाँ ये 3 अचर अंक है कि नहीं, तो ये सम भी नहीं हुआ, ये विषम भी नहीं हुआ। तो नियम पक्का कर लो, जिन फलनों में कोई अचर अंक होता है, ठीक,
वह सम या विषम नहीं होते। डन, शाबाश। हेलो बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और सम फलन, विषम फलन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से प्रकार का फलन है। सम हो गया, विषम हो गया। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, हाँ, शाबाश। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम तो सुना होगा, हैं? नाम तो सुना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक, शाबाश। चलो, महत्तम पूर्णांक फलन, शाबाश। महत्तम पूर्णांक फलन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शाबाश। यानी एक ऐसा फलन जो इंटीजर ही बता सकता है बस, और वो भी एक ऐसा इंटीजर जो कम वाला हो। यानी मैं कहूँ कि 50 पैसे, बोले साहब 50 पैसे कुछ नहीं होते। 50 पैसे मतलब 0 रुपया। फिर मैं कहूँ 1 रुपया 25 पैसे, बोला 1 रुपया 25 पैसे नहीं होते साहब, 1 रुपया। फिर मैं कहूँ 1 रुपया 75 पैसे, बोला नहीं, 1 रुपया। फिर मैं कहूँ 1 रुपया 99 पैसे, 99 पैसा, नन्ना। 2 रुपये जब तक पूरे 2 रुपये नहीं होंगे, जब तक पूरे 2 रुपये हों, और 2 रुपये कभी पूरे 2 रुपये नहीं होंगे, जालू की बात है। मैं कहूँ महत्तम पूर्णांक के पदों में आप मुझे रुपए दे दो या मुझसे रुपए ले लो। तो मैंने आपसे कहा 2 रुपये दो, या आपने मुझसे कहा 2 रुपये दो, तो महत्तम पूर्णांक में 2 रुपये कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता 2 रुपये। महत्तम पूर्णांक जो पूर्ण अंक है वो होता ही नहीं है। यानी 2 रुपये मैं आपको तब दे सकता हूँ जब आप मुझे 2 रुपये से ज़्यादा कुछ बोलें और 3 से कम कुछ बोलें। पूरा 2 नहीं दूंगा मैं। आप कहेंगे सर 2 रुपये दे दो ना, अगर तुम कहोगे सर 2 रुपये 1 पैसा दे दो, तो मैं तुम्हें 2 रुपये दे दूंगा। फिर तुम कहोगे सर 2 रुपये 99 पैसे दे दो, तो भी मैं तुम्हें 2 रुपये दे दूंगा। फिर तुमने कहा सर पूरे 3 रुपये दे दो, नहीं, ना 2 रुपये दूंगा तुमको, ना 3 रुपये दूंगा, कुछ नहीं दूंगा मैं। फिर तुमने कहा सर 3 रुपये 1 पैसा दे दो, मैं तुम्हें 3 रुपये दे दूंगा। तो समझ रहे बात। जब जब बात पूर्णांक की होती है तो पूर्णांक होता ही नहीं है फलन में। इस फलन में पूर्णांक पे फलन होता ही नहीं है, सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है पूर्णांक में कुछ भी। लेकिन सर नाम तो है, नाम तो महत्तम पूर्णांक है, और ये पूर्णांक है ही नहीं। वास्तव में ऐसा फलन है ये जो पूर्णांक पे है ही नहीं, नाम है पूर्णांक। तो फिर कहाँ है? कह रहा है पूर्ण अंकों के बीच में अगर ये है, कोई मान है, तो कम वाला अंक ही इसका मान है। पूर्ण अंकों के बीच में जो भी है फलन का मान कम वाला अंक है। अब पूर्ण अंकों के बीच में
मान लीजिए पूर्ण अंक है मेरे पास 2 और 3, ऐसा है मेरे पास x, ठीक। तो इसमें कहाँ होगा, कह रहा जी ऐसे में फलन का मान 2 होगा पक्का। और अगर ऐसा कर दूं कि साहब 2 बराबर x, बोला जी ऐसे में फलन का मान कुछ नहीं, वो परिभाषित ही नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का, उसका वजूद ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो बात सिंपल हो गई कि पूर्ण अंकों के बीच में फलन का मान हो और कम वाला अंक ही उसका मान हो, डन हो गया महत्तम पूर्णांक फलन। तो ग्राफ कैसा हो गया, फिर ग्राफ बना के पता लग जाएगा कैसा होगा ग्राफ, ठीक। इसका ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, शाबाश। तो ये मान लेते हैं फलन यानी y को अक्सर हम fx लिख देते हैं, जानी मानी सी बात है बिल्कुल। और ये ले लेते हैं हम x, और x में हम कुछ मान लेते हैं माइनस में, कुछ लेते हैं प्लस में। कह रहा जी ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3। बस अगर 0 से 1 के बीच में कोई भी मान होगा, ना 0 होगा ना 1 होगा, 0 से 1 के बीच में, तो कह रहा जी मान 0 ही लिया जाएगा, यानी ये वाली चीज़ होगी बस। 1 पे कुछ नहीं होगा, तो बोला सर 1 पे कुछ नहीं होगा तो क्या करें, बोला 1 पे कुछ नहीं होगा, 1 पे गायब कर दो, ये लो गायब कर दिया जी, देखो ना 0 पे कुछ ना 1 पे कुछ, शाबाश। आगे बढ़ो, अब यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ मान लेते हैं 2, यहाँ मान लेते हैं 3, ऐसे ही नो प्रॉब्लम। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या होगा, बताओ 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 बताओ, 1 से 2 के बीच में क्या होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में क्या होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए 1, कम वाला पूर्णांक लेना है, ये रहा लो। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में सर 2 होना चाहिए, पक्की बात है, इस बार गलती नहीं करूँगा। 2 से 3 के बीच में ये रहा पॉइंट, ठीक, ये रहा, तो इस बार सर गलती नहीं करूँगा, ये रहा पक्का, 2 हो गया। ऐसे ही चलता रहेगा, पीछे आ जाओ, कम वाला लेना है। तो फिर क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में कम -1 ही होगा, तो -1 वाला ले लेते हैं। तो ये नंबर हो गया मान लीजिए -1, ठीक, ऐसे ये नंबर हो गया -2, ये हो गया -3, और यहाँ कह रहा जी यहाँ ये होगा, यही वाला लेना है बस, ये लो। अच्छा, -2 से 3 के बीच में, -1 से -2 से 1 के बीच में -1, ये वाला और कम कर लो और पीछे हटा लो, ये रहा और ये रहा, शाबाश, ये रहा। यानी -2 से -1 के बीच में -2 लेना पड़ेगा, कम वाला पूर्णांक। तो ये समझ में आ गई बात। कह रहा जी यही है महत्तम पूर्णांक फलन। लिखते कैसे हैं, कह रहा जी ऐसे लिखते हैं इसको, fx, और ये लगाता है साहब बड़े ब्रैकेट के अंदर, ऐसे, ये वाला है महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट है, दरअसल ये जो बड़ा ब्रैकेट तुम देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये महत्तम पूर्णांक जो है वो आपको बताएगा। इसका मतलब होता है महत्तम पूर्णांक, यानी आपको पूर्णांक ही लेना है, वो भी कम वाला, ठीक। तो ये इसका ग्राफ है, fx इक्वल टू x का ये ग्राफ है। तो क्या करते हैं अपन, इस fx को यहाँ लिख देते हैं, fx इक्वल टू बड़े ब्रैकेट के अंदर x, और सर जी ये इसका ग्राफ है, यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कुछ और भी समझना और सीखना है। कह रहे हैं जी एक fx ये भी है साहब, एक fx ये भी है साहब मेरे पास, इसका ग्राफ बनाओ, इसके बारे में बताओ, ठीक। तो मुझे क्या करना है, मैं पूर्णांक तो ले नहीं सकता, मैं इसमें पूर्णांक तो ले नहीं सकता, पूर्णांक के बीच की वैल्यू मैं ले सकता हूँ। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ लिखूँ fx और यहाँ लिखूँ x, और यहाँ लिखूँ 1 0 0 1 2 3, तो यहाँ होगा 0 1 4 9, यानी ये पॉइंट तो मैं ले ही नहीं सकता,
ये वाले जो पॉइंट हैं ये तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि तो पूर्णांक हैं, इनके बीच के मैं ले सकता हूँ। यानी जब जब मैं 2 से 3 के बीच में वैल्यू रखूँगा x की, तो 4 से 9 के बीच में मैं कोई भी मान फलन का रखूँगा। तो 4 से 9 के बीच में फलन का मान जब 4 से 5 के बीच में आएगा तो मैं उसे 4 रखूँगा। जब फलन का मान 5 से 6 के बीच में आएगा तो मैं उसे 5 रखूँगा। जब फलन का मान 6 से 7 के बीच में आएगा तो मैं उसे 6 रखूँगा। जब फलन का मान 7 से 8 के बीच में आएगा तो मैं उसे 7 रखूँगा। 8 से 9 के बीच में 8 रखूँगा। कुल मिलाकर 2 से 3 के बीच में 5, 6, 7, 8 मेरे मान होंगे, वो अलग अलग होंगे। अब कैसे देखते हैं उस चीज़ को, देखो चलो आइडिया लेते हैं कि होगा कैसा। शाबाश। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ तो इसका हम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत बड़ी गणित की गणनाएं करनी पड़ जाएंगी हमको। हम लेते हैं इधर x, इधर लेते हैं y, लेकिन अनुमान हम जरूर कर लेंगे इसका। यही fx है, इसी को अपन y लिख देते हैं, ये लो शाबाश। तो मान लीजिए मैं x लिखता हूँ 2.25, मैं लिखता हूँ x यहाँ पे 2.25। तो 2.25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो मान 6 होना चाहिए, यानी यहाँ ये मान लो 3 और ये हो गया 6, तो वैल्यू होनी चाहिए 6 पे रहेगा ग्राफ यहाँ पे। ठीक, तो 6 से 7 के बीच में ग्राफ कब तक रहेगा? 625, यानी 6 से 7 के बीच में। कह जी जब तक यहाँ से इसका स्क्वायर पूरा 7 नहीं हो जाएगा, इसका स्क्वायर पूरा 6 नहीं हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं x का मान लिख देता हूँ 1.5, यहाँ मैंने लिख दिया x का मान 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 होगा, ये वाला इधर। तो यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2.25, ये वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ कोई वैल्यू मान लीजिए ले लेता हूँ, ये वैल्यू है 2.25। ठीक, तो मान कितना लेना है मेरे को? मान लेना है मेरे को 2। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लूँगा 2, ये वाली वैल्यू लूँगा 2। ठीक, तो 2 से 3 के बीच कब तक रहेगा? जब तक 3 का वर्गमूल पूरा नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हम चीज़ें वर्गमूल में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए शाबाश, करके दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं x पे कुछ वैल्यू ले रहा हूँ, फटाफट इसे ले रहा हूँ मैं वर्गमूल 2, इसे ले रहा हूँ मैं वर्गमूल 3, और इस वैल्यू को ले रहा हूँ मैं वर्गमूल 4। शाबाश। वर्गमूल 2 कितना है? अगर वर्गमूल 2 को देखूं तो वर्गमूल 2 होता है 1.14। तो वर्गमूल 2 पे मान होना चाहिए 1, यानी यहाँ मान जो है फलन का वो 1 है। वर्गमूल 3 पर मान होता है 1.73, यानी ये भी 1 ही होगा। यानी वर्गमूल 2 से वर्गमूल 3 के बीच में फलन 1 पर ही चलेगा। ठीक, क्योंकि वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा ही नहीं है। ये देखिए कट, क्योंकि 2 पे होना नहीं है, इसको पूर्णांक पे से होना नहीं है, पूर्णांक से आगे होना है। वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3, और 3 का वर्गमूल हमेशा 1.7 यानी 2 से कम रहेगा, तो 1 पे ही रहेगा। कहाँ तक रहेगा? अगर मैं पूरा 3 आ जाऊँ तो 3 तक ये पूरी तरह यहीं रहेगा, ऐसे। इसके बाद 3 वर्गमूल 3 1.78 में 1 आ गया। अब 3 के बाद अगर आगे बढ़ता हूँ, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 4 तक जाता हूँ, तो मान फिर भी 2 से कम ही रहेगा। यानी अगर वर्गमूल 4 पे जाऊँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो 4 में वर्गमूल 3 और वर्गमूल 4 के बीच में 1.78, 1.7 से जो है वर्गमूल 3 का मतलब 7 और इसका मतलब 2, तो 1.7 से 2 के बीच में अगर x डालता हूँ तो मान जो है इसका 4 पहुँचा, इसका 3 पहुँचा, तो 3 से 4 के बीच में, यानी ये वैल्यू जो है y में अगर देखूँ 3 से 4 के बीच में, यहाँ पे कितना होगा? वर्गमूल 3 आया तो 3 पे नहीं पहुँचा, और 1 से वर्गमूल 2 पे 2 हो गया, 2 से 3, ये पॉइंट 2 है। शाबाश, गलती लिखा हुआ देखो, 2 से 3 है ना। इसी तरीके से 3 से 4 तो मान 3। तो कुल मिला के यहाँ इस तरीके से अलग अलग जोन में अलग अलग ग्राफ
बनते जाएंगे, लंबा चौड़ा हो जाएगा मामला। ठीक, वर्गमूल 3 1.78, उस पर 3 होगा तो 3 से आगे बढ़ेगा। वर्गमूल 4 2, वर्गमूल 4 में 2 तक पहुंचेगा। ठीक, वर्गमूल 4 यानी इसका स्क्वायर हो गया पूरा 4 हो गया तो 4 तक पहुंचेगा, तो यहाँ 4 वैल्यू आ जाएगी 4, लेकिन 4 पे होगा नहीं, ध्यान रहे 4 पे ये होगा नहीं। यहाँ पे अगर 4 की बात करूँ तो ये 4 पे होगा नहीं, इससे पहले होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ही जैसे यहाँ बन गया यहाँ से आगे होगा ये ऐसे। ठीक, 4 से कम कम, तो ये 4 से कम कम, ये 3 से कम कम, और ये 2 से कम। 3 से कम क्या 2 ही होना है, 2 से कम क्या 1 ही होना है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर यहाँ कोई और मान रख दूँ वर्गमूल 4 के भाई कुछ उल्टा पुल्टा मान रख दूँ तो फिर उस हिसाब से मान आएंगे। तो कुल मिला के ध्यान देना है कि जो भी मान यहाँ बनेगा उसका कम वाला पूर्णांक ही हम यहाँ रखेंगे। और ध्यान रहे ये फलन इस तरह की रेखाएं होता है, ये फलन इस तरह की रेखाएं होती हैं, यानी ये फलन एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं के टुकड़े होते हैं, ये मान के चलिए। ठीक, शाबाश। ओके, अगला फलन देख लेते हैं। अब आया बहुपद फलन। ठीक, बहुपद फलन यानी एक से अधिक पद हों जिसमें वो बहुपद फलन होता है। तो बहुपद फलन यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, लो शाबाश, यहीं देख लो, बहुपद फलन, छोटा सा मामला है, बहुपद फलन, शाबाश। तो बहुपद फलन क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, कितने पद हैं, एक, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब हैं पद। तो एक से अधिक पद वाला फलन बहुपद फलन होता है। ठीक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं फटाफट, मामला यूजी था। अब आया परिमेय फलन। तो परिमेय फलन यानी वह फलन जो परिमेय संख्याओं की तरह लिखा गया हो, बटे में लिखा गया हो। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं परिमेय फलन को भी, देखो यहाँ बना देता हूँ परिमेय फलन, परिमेय फलन। ठीक, तो क्या हो गया, एफ एक्स, ये हो गया एच एक्स बटे जी एक्स, और जी एक्स नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, यानी जी एक्स जो नीचे है वो शून्य ना हो, नहीं तो अनंत हो जाएगा ये। तो यानी जो बटे में लिखे हुए फलन होते हैं वो होते हैं परिमेय फलन। जैसे क्या, जैसे कुछ भी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई भी बटे वाला लिख दो, जैसे एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, ऐसे लिख दिया। ठीक, और कोई और लिख देते हैं, हाँ, एफ एक्स एक्स बटे साइन एक्स लिख दिया, कुछ भी, कोई भी बटे में फलन हो वो होता है परिमेय फलन। ओके, चर घातांकी फलन। अब बात आती है चर घातांकी फलन। ठीक, तो चर घातांकी फलन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम चर घातांकी व्यवस्था जो है प्रकृति के अंदर, चर घातांकी परिवर्तन जो है प्रकृति के अंदर, इसके बारे में हम पहले से बहुत कम जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें लेनी पड़ती है पहले। चलिए देखता हूँ, चर घातांकी फलन को भी एक बार देख लेते हैं, शाबाश। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकी फलन यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चर घातांकी फलन, ठीक, यानी एफ एक्स और ई की पावर एक्स में लिखे हुए फलन ये होते हैं चर घातांकी। ई का जो मान होता है, ई का मान होता है 1 प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल पढ़ोगे अभी तुम, फैक्टोरियल ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ 1 बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ 1 बटे फैक्टोरियल 3, ऐसे चलता रहता है ये, और ये मान लगभग 2.781 ऐसा कुछ आता है ई का मान।
ठीक, तो यानी एक अचर संख्या की पावर है x, ये है चरघातांकी फलन। तो जाहिर सी बात है कि ये फलन जो है log में बदल जाता है बाद में। ठीक, अब मान लीजिए y बराबर e की पावर x लिख दूं ऐसे, ठीक, तो log का आधार बनता है e, ये y बन जाता है, ये x बन जाता है ऐसे। यानी ये जो पावर है यही आधार बन जाती है ऐसे। तो log आधार e y x हो जाता है। इसी के आधार पर हम बनाते हैं। हम एक log का आधार पढ़ते हैं, log 10 y बराबर x, इसका मतलब होता है y 10 की पावर x। तो इसमें जो आधार है वो ये है log का 10। ये चरघातांकी फलन नहीं है बल्कि एक अपनी तरफ से बनाया हुआ है ये अपनी तरफ से बनाया हुआ घातांक है, सिस्टम है, एक सारणी बनाने के लिए। पर प्राकृतिक जो फलन है, चरघातांकी जो फलन है, वह यही है बस। ठीक, ये जो है ये श्रेणी है, एक चरघातांकी श्रेणी बोलते हैं इसको, ये का मान निकल जाता है इससे। ये चरघातांकी श्रेणी क्या है, कुछ विशेष श्रेणियों में बीजगणित में हम पढ़ेंगे, अभी इसके चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम ये सिर्फ ये समझेंगे कि दरअसल इस तरह e की पावर में लिखा हुआ फलन चरघातांकी फलन होता है। इसका ग्राफ बनाएंगे और बस इतनी बात याद रखेंगे कि ये log में ऐसे बदल जाता है। फिर log का फलन पढ़ लेंगे, ठीक है, log के फलन भी पढ़ लेंगे, फिर log के कुछ गुण हैं वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा अभी हम पंगा नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, शाबाश। तो यहाँ ये वाला है तो इसका ग्राफ यही बन जाता है, शाबाश। अब इसमें कुछ चेंज कर लेता हूँ, y बराबर e की पावर x माइनस 1, ये चेंज कर लेता हूँ, y माइनस 2 e की पावर x प्लस 2, ये भी चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से 3 चीज़ें बना लेता हूँ। सब e की पावर x में y में किस तरीके से है, ग्राफ बना के इनका अनुमान कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, तो जो इसका ग्राफ होगा वही मूल ग्राफ होगा, उसी के हिसाब से x अक्ष को y अक्ष को आगे पीछे खिसका के इनका भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शाबाश। यानी एक अनुमान लगाना है, एक आइडिया लगाना है कि अगर यहाँ कुछ नंबर आ जाए y के साथ, यहाँ कोई गुणनखंड बन जाए, x में आगे पीछे हो जाए, तो ग्राफ किधर को खिसकेगा, बस किधर को सरकेगा। ठीक, शाबाश, आ जाओ। ये लो y, तो x अगर 0 रखूँगा तो e की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो बस हो गया। लो ये वैल्यू डालते जाना, इस तरह बनाते जाना। ये आ गया साहब, ये रहा। ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, करा जी, ये 1,0 से पास होगा और इधर पीछे अनंत को जाएगा, ऊपर भी जितना मान डालोगे पहुँचता चला जाएगा। ठीक, तो 0 की पावर 0 इधर पीछे, करा जी वो परिभाषित नहीं हुआ करता, पीछे से आएगा आगे बढ़ेगा। कोई भी ये ग्राफ किसी भी मान के लिए नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हम किसी की भी पावर लगा दें, मतलब e की हम कोई भी पावर लगा दें, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि e का मान है 2.781 से कुछ आगे लगभग, तो वो माइनस नहीं हो सकता। ठीक, शाबाश। अब इसी चीज़ को यहाँ लगा देता हूँ। ठीक, तो x को एक नंबर आगे खिसकाना है, बस ये खिसकाने वाली की टेक्निक आप लोग समझ गए हैं। y में कोई परिवर्तन नहीं होना, x को आपने एक नंबर आगे खिसकाना, तो ये बन गया नया x, ये बन गया x डैश, बस। और ये ग्राफ मॉडिफाइड होकर बन गया y e की पावर x डैश। ठीक, यानी सॉरी y डैश ऐसे, ये y है, यानी आगे की तरफ मूल बिंदु को खिसका दिया x पे। कितना खिसकाया आगे की तरफ, एक नंबर, तो ये नया मूल बिंदु बन गया, एक्सिस खिसका दिया, बस। करा जी यहाँ बना दो ग्राफ, यहाँ ग्राफ बना दो, ये लो, ये है जी फाइनल, क्योंकि 1 जो है ये यहाँ बनाएगा इस जगह पे, आगे की तरफ खिसकाया y अक्ष को। x में अगर गुणनखंड होता है तो y अक्ष को आगे की तरफ खिसका देते हैं, मूल बिंदु को x अक्ष की तरफ खिसका देते हैं। y में गुणनखंड होता है तो y में खिसका देते हैं। कह रहे जी ये वाला बनाओ, फिर दोनों खिसकाने पड़ेंगे, y में 2 नंबर, x में -2 नंबर, तो पहले ये बनाओ,
तभी तो उसको बनाएंगे इससे, तो पहले इसे बना लें। कह रहा जी इसको डॉटेड बना लेते हैं, इसको डॉटेड में बना लेते हैं, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। कह रहा ये तो सब डॉटेड में बन गया, एक्स और ये वाई। ठीक, शाबाश। वाई को 2 नंबर खिसकाना है ऊपर की तरफ, यानी इस मूल बिंदु को वाई में 2 नंबर ऊपर खिसका दिया, ये गया, ये बन गया एक्स डैश। शाबाश, 2 नंबर ऊपर खिसकाया है। कितना खिसकाया ऊपर की तरफ? 2 नंबर वाई में। शाबाश। ऐसे एक्स में 2 नंबर पीछे हटाना है, तो एक्स में 2 नंबर पीछे हटाएंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये वाई में यहाँ खिसकाया हुआ है 2 नंबर ऊपर की तरफ, इसको 2 नंबर पीछे हटाएंगे, तो इस पॉइंट को 2 नंबर अब इधर पीछे हटा लिया, यहाँ पहुँच गए। कह रहा जी यहाँ पर प्रैक्टिकली, यहाँ पर वास्तव में आपका 0 0 है, यानी ये 0 0 है जो पहले यहाँ था। वाई पे कितना खिसका है? 2 नंबर, एक्स में खिसका क्या? -2 नंबर। कह रहा जी यहाँ पर अब ये ग्राफ बना दो, वाई डैश ई की पावर एक्स डैश, क्योंकि ये बन गया तुम्हारा वाई डैश। बोला जी यहाँ बना दो, ये लो, बन जाएगा ऐसा ही, सेम ग्राफ बनेगा जैसे यहाँ बन रहा है। वाई पे 1 काटा तो बस ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे भी। तो कुल मिला के ग्राफ यहाँ के बजाय मूल बिंदु यहाँ भाग गया, और यहाँ नया मूल बिंदु एक्स डैश वाई डैश बन गए, ये रहा वाई डैश, और इस वाई डैश में यहाँ ये ग्राफ इसके फिनोमेना के अकॉर्डिंग बन गया। ये 2 प्लस माइनस खिसका दिए। खिसकाने की तरकीब आप अब तक पूरी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये ग्राफ बनाने में स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जल्दी में समझने में, कि साहब ये गुणनखंड खिसका दिए जाते हैं, अक्षों को खिसका दिया जाता है। तो ग्राफ का अनुमान लेने का ये तरीका है, ग्राफ बनाने का ये एक लगभग एक तरीका है। मान रखते जाओ, ग्राफ मिल जाता है। लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसे कई ग्राफ होते हैं, ऐसी जटिल चीज़ें होती हैं कि अगर हमें इन ग्राफ का पता है, अनुमान है, तो हम फटाक से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ग्राफ बनाते रहो बैठे हुए, ग्राफ बनाने का समय होता नहीं है सवाल में, कौन ग्राफ बनाए। तो अनुमान क्या है? अनुमान यही है कि अक्षों को किस तरह सरका कर इस मूल ग्राफ पे लाया जाए, बस इस पे चिंतन करें, इसको समझें, इसको अच्छे से समझें। इससे पिछली 2 क्लासों में भी यही ग्राफ बनाए हैं मैंने, ये फलन के प्रकार बता रहा हूँ मैं। ठीक, शाबाश। चरघातांकी हो गया, आगे बढ़ते हैं। लघु गणकीय फलन, ये भी सिंपल है, ग्राफ बना देंगे इसका भी। लघु गणकीय फलन, ठीक, बना लेते हैं। लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय, ये रहा लघु, ये रहा गणकीय, और बेटा ये रहा फलन। लॉग फंक्शन इसे लिख देते हैं, लॉग फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी लिख देते हैं, मैंने छोटे में लिख दिया लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक, समझ रहे हो, लॉगरिथमिक ऐसे अंग्रेजी में लिखते हैं, डॉट। ठीक, तो लॉग फंक्शन लिख दो, चलो शाबाश। तो ये जो एफएक्स होता है, इसमें जो स्टैंडर्ड है मैथमेटिक्स के अंदर, वो क्या मानक क्या है? कह रहा जी आधार जो है लॉग का वो ई होना चाहिए, ऐसे। यानी ये फंक्शन बना कैसे? ठीक, ये फंक्शन कैसे बना? ये कह रहा जी अगर y जो है वो e की पावर x है, तो log e आधार y जो है ये x होगा। ये चीज़ बन गई, फलन तैयार हो गया। ठीक, अब ऐसा बनाना है तो ये कर देते हैं, फिर x हो गया e की पावर y, तो ये हो गया log आधार e x बराबर y, यानी y बराबर log e x। कह रहा ये तैयार हो गया। तो वास्तव में ये जो चीज़ है यही है ये वाली चीज़, ये दोनों बराबर हैं। इन्हें लिखने का बस ये तरीका है, गणितीय रूप है। यानी log में लिखे गए फंक्शन वास्तव में घातांक वाले फंक्शन होते हैं। ठीक, किसी को भी बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, log लगा सकते हो। log का एक आधार बन जाता है यहाँ पे, जिसकी पावर होती है ये बन जाता है आधार। देखो ये log का आधार बन गया, x पे log लग गया, y अकेला पड़ा रह गया इधर, बस और कुछ नहीं। तो ग्राफ किसका बनाना है? तो ग्राफ इसका बनाना है भैया।
क्योंकि जो ये है वही ये है। ठीक, तो डन हो गया, बना दे ग्राफ, शाबाश। गुड, तो ठीक है, बना लेते हैं। लो कितना बढ़िया ग्राफ बनेगा, देखो फटाफट। ये लो, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y बराबर fx। ओके डन, सिंपल है। x की वैल्यू 0 डाल दो। कह रहा जी log 0 तो होता ही नहीं है। बात भी सही है, मतलब 0 x को डाल देंगे तो क्या आने वाला है, log 0, log 1 0 हो जाएगा सब। क्योंकि ग्राफ वास्तव में कैसा है, x बराबर e की पावर y है, इसका ग्राफ बनना है। क्योंकि ये जो चीज़ है वही है, तो क्या करें, y का मान डालें, x का मान आएगा। तो y का मान क्या डाल दिया, 0, तो x का मान कितना आएगा, 1। तो x एक्सिस पे y 0 है, तो कितना आ गया x का मान, 1, शाबाश। अब अगर y का मान 1 लगा लूँ, y का मान 1 लगा लूँ यहाँ पे, ये लगा लिया y का मान 1, तो x का मान e आएगा, e यानी 2.78, 2.78। तो यानी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू जो है यहाँ चली गई, वैल्यू यहाँ से पहुँचा तो यहाँ चला गया, तो कुल मिला के ये आ गया। इस तरीके से और मान डालोगे तो और आ जाएगा, ये रहा। बिल्कुल वैसा ही है, बस फ़र्क यह है कि वो y पे चलता था, ये x पे चलता है। वो कौन सर, वो e की पावर x वाला, y e की पावर x वाला। ठीक, अब अगर ये बनाएं, उसके साथ इसकी तुलना कर लो, y बराबर e की पावर x, ये कैसा था, पकड़ लो जरा एक बार, ये था ऐसा, यहाँ 1, यहाँ x, ये था 1 नंबर, ये ऐसे चलता था, यानी y पे 1 होते हुए चलता था, ये x पे 1 होते हुए चलेगा, x की तरफ झुकता चलेगा, ये y की तरफ झुकता चला था। तो x और y तो बदले हैं, यहाँ y e की पावर x है, यहाँ x e की पावर y है, बस। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये कह रहा यही है y बराबर log e x का ग्राफ, साहब यही है। और यही है x बराबर e की पावर y का भी ग्राफ, सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम। यानी ये और ये दोनों बराबर हैं। तो log क्या है, घातांकों को लिखने का एक तरीका। ठीक, शाबाश। अब कुछ लोग के गुण फटाफट लिख के दे देते हैं, कुछ लोग की प्रॉपर्टी लिख के दे देते हैं कि लोग की प्रॉपर्टी काम आती है। ठीक, जो मेन है, जो मुख्य हैं, वो लिख के दे देते हैं। कह रहा साहब अगर लोग mn है तो क्या लिख सकते हैं, बोला जी लोग m लिख सकते हैं और log n लिख सकते हैं जोड़ के। आधार कुछ भी हो, लोग का कुछ भी आधार हो, ये लोग का गुण है, जो चाहे आप आधार लगा लो। ठीक, अब log m बटे n है, कह रहा जी इसको भाग में माइनस में कर सकते हैं, log m माइनस log n, ये प्रॉपर्टी है। ठीक, बोला साहब अगर x की पावर y बराबर z है, ऐसा है। ठीक, x की पावर y, तो यानी क्या बनेगा, x log का आधार x बन जाएगा, z बन जाएगा, ये y यहाँ पड़ा रह जाएगा। बोला साहब ऐसे लिख सकते हैं, अभी अभी जो किया था, जिसकी पावर है वो आधार बन जाएगा, log पे लग जाएगा, y जो का तो रह जाएगा। बोला साहब ये भी log की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब कैसे, मान लीजिए y बराबर 5 की पावर 12। ठीक, तो क्या करें, log आधार 5 y बराबर 12, करें साहब ऐसे लिख सकते हो, ये बन गया log का आधार। ठीक,
लोग का आधार कैसे बदलते हैं? कह रहा जी लोग का आधार 5 है और मुझे इस लोग का आधार 10 करना है या ई करना है। कहा साहब ये जो लोग यहाँ 5 लगा हुआ है, मुझे इसे लोग 10 बनाना है या मुझे इसे लोग ई बनाना है। ठीक, तो कह रहा दोनों तरफ का लोग ले लीजिए, दोनों तरफ लोग लगा दीजिए, जिस आधार का आप चाहते हैं उसी आधार का लोग लगा दीजिए। ठीक, किसी पे भी, चाहे ये हो कोई भी हो, तो दोनों तरफ लोग लगा दें। यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, जिस पे चाहे लगाओ। कह रहा जी मान लीजिए ये चीज़ है x की पावर y बराबर z, अपनी मर्जी का आधार चाहते हैं, दोनों तरफ लगा दीजिए। लोग ई चाहते हैं, बोला जी हाँ ई चाहते हैं, लोग ई z लग गया साहब। अब अगर अंदर कोई पावर है किसी की, लोग के अंदर, अगर पावर को बाहर निकाल सकते हैं, लोग का ये गुण है, पावर बाहर आ जाएगी, ई एक्स बराबर लोग ई जेड। ठीक, कह रहा बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये लो लोग का आधार आपके हिसाब से आ गया, लोग में बदल गया। डन हो गया? ओके, तो जो भी आप आधार चाहते हैं वो बदल सकते हैं आप। अब कह रहा जी मेरे पास है log 2x log 3y बराबर z। ठीक, कह रहा लोग का आधार बदलिए, लोग का आधार 10 बना के दीजिए। कह रहा लोग का आधार 10 में परिवर्तित करिए। सिंपल, यहाँ log 2 है, यहाँ log 3 है। कह रहा जी इसको 10 में बदलिए, यहाँ इस आधार को 10 में बदलना होगा। तो क्या करते हैं अपन, इसी को पकड़ लेते हैं, इसे मान लेते हैं p log 2x, तो 2 की पावर p बराबर x। अब 10 वाला लोग लगा देते हैं, log 10 2 की पावर p बराबर log 10x। हो गया, शाबाश, आगे चलो। ये जो p है इसे पहले ले लेते हैं, तो p log 10 2 बराबर log 10x। हो गया, p को फिर से बाहर निकाल लेते हैं। कह रहा जी p आ गया हमारा log 10x log 10 2। कह रहा जी ये वैल्यू आ गई p, तो ये पूरी वैल्यू p थी। कह रहा जी z को फिर से लिख देते हैं, log 10x अपॉन log 10 2। ये हो गया p। कह रहा जी यू भी ऐसे हो जाएगा, log 10y अपॉन log 10 3। बदल गया आधार, बदल गया आधार। तो कह रहा जी इस तरीके से आप कोई भी आधार बदल सकते हैं, किसी भी लोग का आधार इस तरीके से बदला जा सकता है। जो यहाँ लिखा है बस यही काफ़ी है समझने के लिए, इससे ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधार 10 में चाहते हैं 10 में बदल जाएगा, आधार ई में चाहते हैं ई में बदल जाएगा, जिसमें चाहे चेंज कर लो। ठीक, तो ये लोग का गुण बस फाइनल है। ये आधार बदलने के लिए है, ये लोग लगाने की तरकीब है। ये 2 लोग के वैसे गुण हैं जो गुणा भाग पर काम करते हैं। दैट फिनिश। ओके